दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने फ्राइडे को लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह एक कि बाजार में नरमी का वातावरण है और एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल का स्टॉक भी कुछ नीचे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके बीच में एक अच्छी गुड न्यूज निकल के आई है। क्वांट स्मॉल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है रिलायंस में, जियो फाइनेंशियल में। इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एलन मस्क की एंट्री हो सकती है इंडिया के बाज़ार में। टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मच सकता है और इसी से जो शेयर है वो सारे के सारे टेलीकॉम शेयर के, चाहे वो जियो फाइनेंशियल की जो जियो टेलीकॉम हो या फिर एयरटेल, उन सब के शेयरों में दबाव देखने को मिला, क्योंकि अब यहाँ पे सैटेलाइट स्टार लिंक के माध्यम से नेटवर्क मिल सकता है और इसकी सरकार की तरफ से कोशिशें शुरू हुई है। तो यहाँ पे इसको लेकर क्या अपडेट है उसको समझेंगे। साथ में यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केवी कामत ने बड़ा बयान दिया है जियो फाइनेंशियल की तरफ से। क्या है उस बयान के मायने उसको समझेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 321 पर, जो क्लोजिंग थी देख सकते हो कि गुरुवार के दिन इंट्राडे में 322 का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। बाजार में नरमी का वातावरण बना जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई और 314 पर आ गया इंट्राडे में लो में, और अंत में क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रही है 315 के आसपास, जहाँ पे 2.04% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई लेकिन स्टॉक रह नहीं पाया। अब आप देख सकते हो कि फ़िलहाल स्टॉक अभी फ़िलहाल 314 के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक 25 अक्टूबर को ऑलरेडी 306 तक लो में जा के आ चुका है। तो 300 का स्तर नहीं तोड़ा, वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया और आप देख सकते हो कि वहाँ से तेज़ी की संभावना बनी, तो स्टॉक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन भी किया और अभी फ़िलहाल काफ़ी समय से 325 330 के आसपास था। अभी थोड़ा नरमी की वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन चिंता की बात नहीं, निचले लेवल से एक बाउंस बैक देखने को बिल्कुल मिल रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरे जो 13 स्टॉक है इनके अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपनी स्टेक बढ़ाई है अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के क्वांट स्मॉल कैप फंड ने करीब 13 स्टॉक के अंदर नया निवेश किया है अक्टूबर मंथ के अंदर, काफ़ी बड़ा निवेश किया है। इन शेयरों की बात करें जो 13 शेयर है तो उसमें अक्टूबर मंथ के दौरान सबसे पहले जो निवेश हुआ है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में, इसके अलावा एस्टर DM हेल्थ केयर में, BASF इंडिया, बायर क्रॉप साइंस, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस, फाइजर, पिरामिल इंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अलावा थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़। तो इनमें काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। तो देख सकते हो कि गिरावट का फ़ायदा उठा के जियो फाइनेंशियल में स्मॉल कैप फंड क्वांट ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। कुछ स्टॉक से उन्होंने अपनी होल्डिंग रिड्यूस भी की है, जिसमें बलरामपुर चीनी, इसके अलावा HP एडेसिव्स, इनमें अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने शेयर बेचे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है और ये एक अच्छा शुभ संकेत है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय इस मौके में फ़ायदा उठा के गिरावट का और भी बहुत सारे जो फंड हाउस है वो निवेश कर सकते हैं। एक जो बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, एयरटेल, रिलायंस और जियो फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट हुई। इसके पीछे वजह कि हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एलन मस्क की जो स्टार लिंक है जो विदाउट स्पेक्ट्रम ऑक्शन के इंडिया के अंदर एंट्री मार सकते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से वो इंटरनेट सेवाएं दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख दो कि हमारी जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है कि सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम दे सकती है बिना किसी ऑक्शन के, डायरेक्ट जो प्लेयर है उनको सौंप सकते हैं। और इसके खिलाफ थे जियो और एयरटेल, वो चाहते हैं कि जो विदेशी प्लेयर है वो इस बाज़ार में एंट्री ना करे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और सरकार डायरेक्ट यहाँ पे सैटेलाइट अधिकार देना चाहती है, जिसमें देख सकते हो कि जो एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक है वो इंडिया में एंटर कर सकते हैं, इंडिया के मार्केट बाज़ार में। तो यहाँ पे देखो कि जियो और एयरटेल का कहना था कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए भी ऑक्शन करना चाहिए, लेकिन सरकार डायरेक्ट एलोकेशन करना चाहती है ITU रेगुलेशन के मुताबिक। तो बहुत कोशिश की गई मुकेश अंबानी और देख लो कि सुनील मित्तल की तरफ से, भारतीय एयरटेल की तरफ से कि ऑक्शन किया जाए, लेकिन सरकार ऑक्शन मोड के लिए तैयार नहीं है, वो डायरेक्ट स्पेक्ट्रम देना चाहती है। तो देख सकते हो कि ये अब जो कंपनियां हैं प्राइवेट प्लेयर जो है इंडिया के, जिसमें आप देख सकते कि चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो या फिर जियो हो,
उन सब के लिए एक नया कंप्यूटर तैयार हो रहा है एलन मस्क के रूप में, और अब वो सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट इंटरनेट की सेवाएं देंगे, और जिसके लिए आप देखो कि यहाँ पे एक किसी प्रकार के टावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट आप सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ पे नेटवर्क ले पाओगे, जहाँ पे टावर नहीं है वहाँ पर भी इंटरनेट की सेवाएं मिल पाएगी। जहाँ पे छोटे छोटे गांव कस्बे हैं, जहाँ पे अभी टावर नहीं लगे, वहाँ पर भी डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। तो ये देख सकते हो कि इससे इन कंपनियों को थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ सकता है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से केवी कामत का एक बड़ा बयान निकल कर आया है। तो पिछले दिनों आरबीआई की तरफ से कहा गया था कि इस समय बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिस्क है, लेकिन यहाँ पे केवी कामत का कहना है कि नो सिस्टमेटिक रिस्क इन द बैंकिंग। तो केवी कामत का कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल बैंकिंग सेक्टर में हमारा कोई भी इतना रिस्क नहीं है, बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत है। तो ये देखो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जियो फाइनेंशियल सर्विस के केवी कामत, उन्होंने फ्राइडे को बिजनेस स्टैंडर्ड में ये जानकारी दी है बीएफएसआई इनसाइट समिट मुंबई में जो हुआ उसके दौरान। और उन्होंने कहा है कि बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों आरबीआई की तरफ से बैंकों को वार्न किया गया था कि उनको अपने बिजनेस को लेकर कुछ और सख्त फैसले लेने चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर इस समय रिस्क दिखाई दे रहा है। केवी कामत का कहना है कि इंडिया की जो बैंकों की सेहत है वो काफ़ी मजबूत है और उनका एनपीए बहुत कम है। फंडामेंटली इस समय बैंक बहुत मजबूत है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। केवी कामत का कहना है कि टॉप 4 जो बैंक है वो रिटर्न ऑन इक्विटी 16 से 20% के आसपास दे लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। केवी कामत का कहना है पिछले 50 सालों में बैंक इस समय सबसे शानदार पोजीशन में, मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रही है। तो केवी कामत से पूछा गया कि एनबीएफसी भी इस समय दबाव में है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी क्या रिस्क है। तो यहाँ पे केवी कामत की तरफ से कहा गया कि चाहे बैंक हो या फिर एनबीएफसी, उनकी हेल्थ अच्छी है और देख सकते हो कि जो उनकी बोरिंग कैपेसिटी वो भी काफ़ी शानदार है। साथ में अगर आप देखें तो लोन रिकवरी के लिए भी उन्होंने अपनी जो तरफ से जो मैकेनिज्म बनाया वो मजबूत है। तो ऐसे में रिस्क इस सेक्टर के लिए बहुत ही कम है। तो जैसे कि अब लोन सेगमेंट में तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है और केवी कामत का कहना है कि जियो फाइनेंशियल इसके लिए पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एक बड़ा टेंशन था वो कम होता वो दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड लैंडिंग को लेकर केवी कामत भी आरबीआई की जो विचार है उससे सहमत है कि अनसिक्योर्ड लैंडिंग है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, रिस्क इसमें ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस है अनसिक्योर्ड लैंडिंग के ऊपर इस समय काम कम बहुत कर रहे हैं और उनका जो बिज़नेस है आप देखें तो स्पेशली लीज का बिज़नेस तो बहुत ही बेहतर है। तो आपको रेंटली लेवल पे प्रोडक्ट देने जो हर महीने आपको उसके बदले रेवेन्यू मिलता है। जियो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी अगेंस्ट लॉन्स या फिर म्यूचुअल फंड्स अगेंस्ट लॉन्स ऐसी सेवाएं दे रही है जिसमें रिस्क कम है। तो ऐसे में आने वाले समय में चिंता कम हो जाती है और जियो फाइनेंशियल मजबूत कंपनी बिजनेस अब शुरू हो चुके हैं, तो आने वाले समय एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 315 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 304 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट और बढ़ती है आगे तो 299 तक स्टॉक जा सकता है। तो अब पहले सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग है, 2 सपोर्ट और बाकी है। 300 तक सपोर्ट टूटा तो फिर वीकनेस और बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली बार भी इसने 306 के स्तर को नहीं तोड़ा है। यहाँ पे अगर 300 को तोड़ता है तो वीकनेस बढ़ सकती है, दबाव बढ़ सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 331 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 337 तक स्टॉक जा सकता है। और एक बार तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है 348 के आसपास, इसको पार करते ही बड़ी तेज़ी की संभावना बढ़ सकती है, यानी 350 के बाद नई तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।